हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, एक्चुअली गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी के सभी? एक बार ज़रा मुझे कंफर्म कर दे आप लोग को ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ओके फाइन, वीडियो आ रही है। तो मैं हूँ दुर्गा त्रिपाठी और यहाँ पे आज की जो क्लास चल रही है, पॉलिटी की क्लास आपकी चल रही है। आई होप ऑडियो और जो वीडियो है दोनों आप लोगों को क्लियरली आ रही होगी। थैंक यू थैंक यू। पता नहीं मेरे पास ऐसे रुक के क्यों आ रही है। गुड आफ्टरनून प्रधान, हाउ आर यू? चले तो वापस से थोड़ी परेशानी में ही सही, लेकिन आपकी क्लास हम ले रहे हैं। तो मैं हूँ फिलहाल, आपको मेरे बारे में पता ही है। आगे बढ़ते बिना किसी देर के, तो हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, NDA, XNY, CDSF के। आप सभी के लिए जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हैं अनअकैडमी के पास, जहाँ पे आपको इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको फ्री यूट्यूब क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ पे जैसे आप सब्सक्रिप्शन पे आते हो, मतलब जब प्लस पे आप आते हो, तो यहाँ पे आपकी तैयारी क्या होती है, पूरी कराई जाती है। यहाँ आपको क्या क्या सुविधाएं हैं जो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। डेली लाइफ क्लासेस मिलती हैं आपको, जहाँ पे अपने एजुकेटर के साथ आप चैट कर सकते हो, इंगेज हो सकते हो डिस्कशन में। आप अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हो, आंसर पोल होते हैं, और ये सब कुछ तब होता है जबकि क्लास जिस ड्यूरेशन में चल रही होती है उस दौरान पे लाइव टेस्ट और क्विजेस कराए जाते हैं, ताकि अपने प्रिपरेशन को आप एवेल्यूट कर सको। रेगुलर मॉक टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं, ताकि अपने परफॉर्मेंस को पैनलाइज कर सको। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं एक साथ लाइन में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको। आप कोर्सेज यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने तरह के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। आपको करना यही है कि अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपने मेल आईडी से या फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना है। उसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा सब्सक्रिप्शन का, गोल सेलेक्ट करने के बाद, जो कि आपका 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का और 2 साल का है। आपको जो भी सहूलियत के हिसाब से लगता है आप वो कोर्स लेके परचेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप 1 साल का कोर्स लेके आगे बढ़ते हैं तो आपको पड़ता है 8,000 रुपये, और वो अमाउंट भी कम हो जाता है। यहाँ पे EMI का ऑप्शन भी जो है वो अवेलेबल है। 2 साल का आप अगर कोर्स ले तो पड़ता 9,600 रुपये, मतलब महीने का पड़ता है आपको मात्र 400 रुपये 1 महीने का। चलिए, ये अमाउंट भी और भी कम हो जाता है जब मेरा कोड इस्तेमाल करते हो, दिव्या मैम का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर के। अच्छा, तो आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक बार सबको आ जाने देते हैं। प्रधान, हाउ आर यू? आई एम गुड गुड। नितेश, जय हिंद। चलिए, क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं समझ पा रही हूँ जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ी सी बाहर हूँ, जिस वजह से क्लास जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है। आज रात को मैं पहुँच जाऊँगी, तो आई होप कल तक आपकी क्लास जो है वो ठीक हो जाएगी। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अब देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। अब यहाँ पे बोलोगे, कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे मैम फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद आर्टिकल 36 से 35 पे जहाँ खत्म हो रहा है अपना, ये 36 से मैम ये स्टार्ट कैसे हो जा रहा है। तो जरा ये क्या कोई कोइंसिडेंस है क्या, ये 12 से लेके 35 तक पढ़ रहा है फंडामेंटल राइट्स, और उसके बाद ये 36 से लेके बाकी स्टार्ट हो जा रहा है क्या, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब इसको हम कहते हैं DPSP। तो ये कोई अगर कोइंसिडेंस नहीं है, अगर इसे रिलेट करके अगर देखा जाएगा तो आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा, अगर आप रिलेट करते हुए पाते हो इस चीज़ को। तो देखो, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अगर थ्योरेटिकली अगर बात करते हैं, एक नॉर्मल से अगर थ्योरेटिकली बात करते हैं, तो ये DPSP कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया था, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से और स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। लेकिन अब अगर इसको प्रैक्टिकली अगर आप बात करते हैं, थ्योरेटिकली बात तो हो गई हमारी, अगर हम देखो समझना है, हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमें समझना है एक पॉइंट को। ठीक है, अब इसलिए मैंने क्या करा, मैंने क्लास को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करा है, ताकि आप लोग को जो आर्टिकल्स हैं वो सही तरीके से याद हो जाए। क्योंकि DPSP हमेशा लोगों को बहुत बोरिंग लगती है, और बच्चे जो है वो याद करना ही नहीं चाहते हैं। इससे बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी। अब ध्यान से सुनना सभी के सभी, क्लास तुम लोग को विजिबल हो रही है ना? चलो ठीक है, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कि अब मेरा एक प्लान है। प्लान क्या है कि मेरे को अपने स्टेट का ना, मुझे कुछ जो भी प्रिंसिपल्स लाने हैं, डायरेक्शंस लाने हैं, वो क्यों लाने हैं, मैं अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए लाने हैं।
मेरे को कोई पुलिस स्टेशन नहीं बनाना है इस जगह को। यहाँ पे क्या करना है, मेरे को स्टेट के वेलफेयर के लिए कुछ लाना है। अगर आप थोड़े से पुराने टाइम पे चले जाएंगे ना, ब्रिटिश के टाइम पे, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है काइंड ऑफ, अगर इसको ठीक तरीके से प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मैंने बताया ना, थ्योरेटिकली अगर देखोगे तो स्पेन से और आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, ठीक है। और अगर इसे प्रैक्टिकली देखोगे तो ब्रिटिश के टाइम पे इस डायरेक्शन का इस्तेमाल करते थे कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल करती थी गवर्नर जनरल को इंस्ट्रक्शन देने में। तो ये कुछ ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब क्या, ये डायरेक्शन है। दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्शन, ताकि स्टेट के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। अच्छा, अब आप लोग कहोगे यहाँ पे कि एक बात बताइए मैम, अगर फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल होते हैं नेचर में, फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड राइट्स। क्या कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड राइट्स। तो फंडामेंटल अगर गारंटेड राइट्स कैसे बन जाते हैं, मैंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटेड राइट्स इसलिए बन जाते हैं क्योंकि कोई ना कोई गारंटर है वहां पे, है ना। तो गारंटी कौन, जो गारंटी देगा तभी तो गारंटेड होगा ना। तो गारंटी कौन दे रहा है, हमने कोर्ट्स को बना दिया था गारंटर, याद है आपको, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को हमने गारंटर बना दिया था वहां पे। मैम आप ब्लैक बोर्ड पे स्टडी करवाओ प्लीज। ललित देखो मैं बहुत अच्छे से मोटिवेशन देती हूँ तुम लोगों को, लेकिन मैं अभी खुद थोड़ी सी मैं डाउन हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा अभी चारों तरफ से परेशानी है, मैं झेल रही हूँ, थोड़ी सी भी डाउन हो गई हूँ। अभी ऐसे मत बोलो यार ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाइए मैम, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाइए। अगर बोर्ड नहीं है तभी आपको यहाँ पे पेंटैप के ऊपर पढ़ाया जा रहा है, राइट। अब मैं आपको कहूँगी एक बात बताओ, मैं आपको कहूँगी कि बेटा एक काम करो, तुम ना एक किताब से पढ़ो, तब तुम्हारे पास है ही नहीं, और मैं बोलूँ नहीं तुम्हें उसी किताब से पढ़ना होगा, तो ये पॉसिबल हो पाएगा? अरे भैया मैं छोटी सी एजुकेटर हूँ भैया, जो तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ पेंटैप से और पेन से, बस दैट्स इट। मेरा यहाँ पे मोटिव ये है कि मैं आप तक कंटेंट पहुँचा पाऊँ। चलिए हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या गया कि यहाँ पे एक साइड जो है वो जस्टिसेबल राइट है, दूसरे साइड जो होंगे नॉन जस्टिसेबल राइट होंगे। अब ये जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल का जो चीज है ये कहाँ से आया, लो वॉइस, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? थैंक यू राहुल। नहीं बच्चों वही वाली सिनारियो है ना, देखो छोटी सी एक चीज है, अगर मैं तुमको कह दूं कि बेटा तुम एक काम करो, मैं सब समझ पा रही हूँ। अब एक बात बताओ, मैं अगर तुमको कह दूं कि एक बुक का नाम ले लूँ और मैं कहूँ कि बेटा तुमको यही बुक से पढ़ना पड़ेगा, अब वो बुक जो है ना, अब वो बहुत कॉस्टली आ रही है वो बुक, और तुम बोलोगे कि नहीं मैम हम नहीं खरीद सकते, मैं कहना नहीं यार तुमको तो पढ़ना उसी बुक से पड़ेगा, तुम क्या बोलोगे? तुम्हें एक ऑप्शन सेलेक्ट करके दूंगी ना, ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करके दूंगी। कहा तो बाबू मैं नहीं हूँ उतनी बड़ी एजुकेटर यार, कम ऑन मैं तुम्हें पेंटैप से पढ़ा रही हूँ, और मेरा जो मकसद है कि तुम तक कंटेंट पहुँच पाए। आई होप कुछ बच्चे हैं जिन तक मेरा जो कंटेंट है वो पहुँच पाता है, तो बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहां पे मैंने क्या कहा कि डायरेक्टिव, यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके पास गारंटर होते हैं। गारंटर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आज तुम्हारा कोई भी अन्याय हो जाए, तुम्हारा कोई भी फंडामेंटल राइट अगर कोई छीन ले, तो तुमने कहाँ जाना है? तुमने सीधे कोर्ट को अप्रोच कर देना है, ठीक है। डीपीएसपी में ये नॉन जस्टिसेबल राइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आप कहोगे कि डीपीएससी जो है तो अब तो इसकी कोई बाइंडिंग नहीं है ये, तो मैं कहूँगी कि डीपीएसपी मानते हैं कि नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कोर्ट में आप नहीं जा सकते इस मुद्दे को लेके, आप इसको गारंटर कोई नहीं है यहाँ पे, इसकी गारंटी कोई नहीं दे रहा है डीपीएसपी की, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि डीपीएसपी जो है वो एक बाइंडिंग है। अब आप कहोगे कि मैम अगर ये नॉन जस्टिसेबल है तो ये बाइंडिंग कैसे है? तो मैं कहूंगी कि इसका इस्तेमाल, ये बाइंडिंग कब होता है? इलेक्शन के थ्रू। देखो ध्यान से समझना, आई होप तुम लोग जो चेन है उसको कनेक्ट कर पा रहे होगे। थैंक यू ललित। हाँ कहीं भी नहीं जा सकते, लेकिन अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने बात करी, अब यहाँ पे हमें डीपीएसपी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। आज अगर डीपीएसपी कैसे बाइंडिंग होती है? इलेक्शन के थ्रू। अब कैसे होगा? इलेक्शन में अगर कुछ भी लगता है कि डीपीएसपी का उल्लंघन हुआ है तो ऑपोजिशन पार्टी जो है वो अपोज करती है, वो हंगामा करती है। अब कंसेप्ट को क्या करना, ध्यान से सुनो,
डीपीएसपी टफ लगता है बहुत बच्चों को, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसके जो एक एक आर्टिकल्स हैं बहुत समझदारी से क्रिएट कराए गए हैं। मैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में आगे बात करूंगी जिन पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई है बहुत सारे आर्टिकल पे। अगर ध्यान से समझना चाहोगे इस चीज़ को तो देखो सिनेरियो क्या हुआ। अब डीपीएसपी क्या डायरेक्शन है। अब इसका काम कब आता है, जब लॉ बनता है। जब क्या बनता है, लॉ बनता है। मिनर्वा मिल का जो केस हुआ था, मिनर्वा मिल का जो केस हुआ था, उसके बाद से हर एक चीज जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ चुकी है। मैम मोबाइल टूट गया था, अच्छा कोई बात नहीं बच्चा आ जाओ। अरे हाँ हाँ राहुल कुमार क्यों नहीं ललित अनुज आई एम गुड बच्चा, हाउ आर यू गाइस। अब अगर ये समझ लो कि अगर डीपीएसपी कुछ इस तरीके से बाइंडिंग है, कुछ इस तरीके से तैयार किया हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कुछ इस तरीके से ये तैयार किया हुआ है कि अगर तुम्हें लॉ चेंज करना है तो तुम्हें डीपीएसपी को चेंज करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, डीपीएसपी के आर्टिकल्स कुछ ऐसे हैं कि अगर तुम्हें लॉ चेंज करना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या चेंज करना होगा, तुम्हें डीपीएसपी को चेंज करना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकता है। ये बाइंडिंग कब होता है, इलेक्शन के टाइम में, जब ये लॉ बनाती है कोई भी सरकार, और अगर वो डीपीएसपी के अगेंस्ट जाके बनाती है वो लॉ, ठीक है, अगर वो अगेंस्ट जाके अगर वो बनाती है ना, तो क्या होता है फिर, जो ऑपोजिशन में है, जो ऑपोजिशन में है वहां पे क्या हो जाता है, वो लोग आके हंगामा करना शुरू कर देते हैं, ऑपोजिशन वाले लोग आके। क्लियर हो रहा है यहाँ तक पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, पहले देखो समझ लो, उसके बाद मैं तुमको एक 1951 का एक कहानी बताऊंगी क्या हुआ था, और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और किस वजह से पहला अमेंडमेंट जो है जवाहरलाल नेहरू जी की अंतरिम गवर्नमेंट को पास करना पड़ा, और ये डीपीएसपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बच्चे कई बार इसको छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ यूपीएससी वाले इसको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ कुछ बच्चे जो है वो छोड़ देते हैं, कहते हैं मैम 1 नंबर का तो आएगा हमारे डिफेंस वाले में, तो क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ देते हैं इस चीज़ों को। थैंक यू हार्दिक। अब देखो साप्रू कमेटी जो है 1945 में से सजेस्ट करते हैं कि 2 कैटेगरी के इंडिविजुअल राइट होने चाहिए, एक जस्टिसेबल और एक नॉन जस्टिसेबल राइट, लेकिन ये भी बाइंडिंग है, डोंट फॉरगेट दिस। जस्टिसेबल राइट एज वी नो फंडामेंटल राइट्स, वेयर एज नॉन जस्टिसेबल वन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब देखो एक चीज और याद रखना, डीपीएसपी राइट्स विच आर मेंट टू बी केप्ट इन माइंड बाय द स्टेट व्हेन इट फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज एंड इनैक्ट लॉ। मैंने कहा ना तुमको कि जब भी कोई भी सरकार जब पॉलिसी बनाती है या सरकार जब कोई भी लॉ बनाती है तब उसको डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाना होता है। अगर डीपीएसपी को ध्यान में रख के नहीं बनाती है, हाँ बच्चा राहुल मैं बता दूंगी, सारे केसेस बता दूंगी, इसीलिए मैंने आप लोगों की क्लास जो रखी है, मैंने छोटी छोटी क्लासेस रखी हैं, क्योंकि देखो 1 घंटे की क्लास में मैं समझा तो बहुत कुछ देती हूँ, लेकिन होता क्या है कि बच्चे उतनी कुछ चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, आधी चीज़ें याद रखते हैं, आधी चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं। अभी छोटे हो ना तुम लोग, उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं आई हैं और उतनी ज़्यादा दिमाग भी नहीं काम करेगा। मैं भी अगर उस टाइम में होती तो शायद वैसा होता। तो हमने क्या करना है, रोज़ 3 या 4 आर्टिकल्स हमने पढ़ने और याद करने हैं, ठीक है, ताकि माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाए हमारे साथ। जहाँ भी समझ में नहीं आएगा प्लीज़ डू टेल मी, यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको क्लियर करूँगी, ठीक है। अरे हर्षित हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे, तो जब भी पॉलिसी या फिर लॉ बनाए जाते हैं तब डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाता है। इलेक्शन के टाइम पर लोग इसको अपोज कर सकते हैं, कहते हैं कि तुमने जो लॉ बनाया था तब तुमने डीपीएसपी को ध्यान में नहीं रखा था, तो ऑपोजिशन क्या करती है, इस पे अपोज करती है, तो कुछ इनडायरेक्टली जो है ये क्या है, बाइंडिंग हो जाती है। देखो देयर आर वेरियस डेफिनेशन टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट व्हिच आर गिवन बिलो। देखो इसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसे क्या कहा गया है, डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक छोटा सा मतलब बनाया गया था, और उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कहा गया था कि दिस इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मैंने बताया था ना आपको, ब्रिटिशर जो थे अपने गवर्नर जनरल को और बाकी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। दिस सीम टू एस्टैब्लिश द इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन कंट्री। यहाँ पे अब देखो मैं आगे चलकर तुमको बताऊंगी, सोशलिस्ट है, गांधीयन प्रिंसिपल है, इसको हमने 3 टाइप में, इसके हमने 3 प्रिंसिपल बनाए थे, ठीक है। तो पहले ये समझ लो, पहला का पॉइंट समझ लो, तो आगे समझने में क्या होगा, आसानी होगी। देखिए यहाँ पे ये एस्टैब्लिश करता है कि इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी कंट्री में, ठीक है। डीपीएसपी आर आइडल्स व्हिच आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया कोर्ट में फोर्सेबल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे
मैंने बताया इसके 3 टाइप के प्रिंसिपल्स इसको डिवाइड किया गया है। देखो आज हम क्योंकि सेलेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं, साइलेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं, हमने इसके आगे जब पढ़ना तो एक एक आर्टिकल को बहुत डिफाइन कर करके पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, राइट वरदान। देखो यहाँ पे पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। देखो सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है इसको सीधा सीधा समझ लो एक तरीके से कि जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है ये हमने कहाँ से लिया था, ये हमने रशियन से लिया था। उस वक्त हमारी इंडिया जो थी ना रशियन के लॉ से और रशिया से काफी ज्यादा प्रभावित थी, तो हर एक चीज हम जब भी कोई भी चीज ले रहे थे तो वो कहाँ से ले रहे थे, रशिया से लिया गया। ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो लिया गया है, समाजवादी सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल। देखो आगे इसके बारे में बताती हूँ तुम लोग को आराम से, सबके बारे में बताएंगे आराम से। यहाँ पे देखो डेफिनेशन है प्रिंसिपल का कि प्रोवाइड कराना सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रोवाइड कराना ताकि वेलफेयर ऑफ स्टेट, प्लीज डू रिमेंबर दिस, फॉर वेलफेयर ऑफ स्टेट, ये लाइन बार बार इस्तेमाल की गई है। अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पे जो लाइन है थोड़ा सा आपको वहां बहुत क्लियरली समझ में आएगी। हाँ ठीक है, डोंट वरी, सब चल रहा है। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 38 क्या कहता है, इसका आर्टिकल 38 कहता है कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ये आर्टिकल 38 जो तैयार किया गया है बेटा, ये बहुत समझदारी से तैयार किया गया है और बहुत दिमाग लगाया गया है। अगर यूपीएससी लॉ जितने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा, लेकिन है नहीं इस क्लास में तो मैं बताऊं, इस आर्टिकल को जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ इसमें छुपी हुई चीजें जो हैं वो समझ में आनी शुरू होंगी। चलो एक छोटा सा एक सिनेरियो तुमको बताती हूँ। अच्छा तुम लोग आवाज और ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है? अरे बेटा स्पीड में मैं पढ़ा दिया मैंने, उसको पता चला तुम लोग को आधी चीजें जो है समझ में ही नहीं आई, कहते हो कि मैम समझ में ही नहीं आया क्या चला। अच्छा सुनो, एक केस मैं लिख रही हूँ। चंपाकम दोरी रंजन, दोराई रंजन, ये चंपाकम दोराई रंजन एक लेडी थी। ये 1951 का केस है ये। अब इस केस में एक डिस्प्यूट अराइज हुआ था आर्टिकल 58 के बीच में, ध्यान से समझना, आर्टिकल 58 के बीच में और आर्टिकल 46 के बीच में। अच्छा मैं देखती हूँ कितने लोग जो है इस चीज को समझ पाते हैं, क्लियरली इसको समझ पाते हैं। इस केस में हुआ क्या था, चंपारियन दोरी रंजन के केस में क्या हुआ था, 1951 का टाइम पे क्या हुआ था, वो जाती है एमबीबीएस के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, मेडिकल के लिए जाती है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। जब वो वहां पे जाती है एडमिशन, वहां पे देखती है कि रिजर्वेशन दिया जा रहा है लोगों को, तो वो क्या करती है, भैया वो पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट, वो कोर्ट में जाती है और कोर्ट में कहती है कि अभी अभी तो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है। वो कहती है कि अभी अभी तो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है और तो ये फिर रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, अब तो ये रिजर्वेशन चीजें हट जानी चाहिए ना। हमारे आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है, हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि किसी को कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ भी एक चीज लिखी है, आर्टिकल 38 में भी एक चीज लिखी है कि पीपल के वेलफेयर को प्रमोट किया जाएगा, सोशल ऑर्डर को प्रमोट किया जाएगा और इनइक्वालिटी को मिनिमाइज किया जाएगा, चाहे वो इनकम के हो, चाहे वो स्टेटस में हो, फैसिलिटी में हो या अपॉर्चुनिटीज में हो। तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज में रिजर्वेशन क्यों मिल रही है लोगों को, बाकी लोगों को मेरे कंपैरिजन में। और वहीं पे आर्टिकल 46 जो है वो कुछ और कह रहा होता है। आर्टिकल 46 ये कह रहा होता है कि जितने भी सोशल बैकवर्ड क्लासेस हैं, जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, प्रोवाइडेड। मानते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव इनइक्वालिटी है, लेकिन इस केस में यही सवाल पूछा गया कि आखिर ये इनइक्वालिटी क्यों दी गई है। जब हमारे आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं माना जाएगा, जब हमारे आर्टिकल में ये कहा गया है कि किसी को भी किसी भी बेसिस पे भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक आर्टिकल कहता है कि भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि सोशल बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना है। तो ऐसा क्यों? उसके बाद अब ये जो है बहुत डिस्प्यूट वाला केस रहा था और इसके बाद ये एक रीजन रहा था जब जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट को पहला अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो पास करना पड़ा था। जीएस की क्लास लो ना प्लीज। गुड आफ्टरनून अभिषेक, हाउ आर यू? ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिनेरियो क्या हुआ। उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपकी बात बिल्कुल सही है जो आप कह रही हैं, लेकिन चूंकि
फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल होते हैं और डीपीएसपी जो है दे आर नॉट जस्टिसेबल। हमारी कोर्ट में वो जस्टिसेबल नहीं होते हैं, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको उसने हमेशा कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा कि जब टकरार होगी फंडामेंटल राइट की और डीपीएसपी की टकरार होगी, तो हमेशा जो प्रेफरेंस है वो किसे दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट को दिया जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है और डीपीएसपी जो है दे आर फंडामेंटल टू गवर्नमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, डीपीएसपी आर फंडामेंटल टू whom? फंडामेंटल टू गवर्नमेंट। तो जब भी इस बात की टकरार आती है ना, देखो ये वाला जो केस था बहुत ज्यादा मुद्दे में रहा गया था कि एक साइड आप कहते हो आर्टिकल 15 के अंतर्गत कहते हो कि किसी को भी सबको बराबर में तौला जाएगा, किसी को भी इनइक्वालिटी या स्टेटस के हिसाब से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, हर कोई इक्वल होगा चाहे किसी बेसिस पे, और एक साइड आप रिजर्वेशन दे रहे हो। तो ऐसा क्यों है? तो खैर उसे अमेंडमेंट पास करके उस चीज को एडजस्ट कराया गया। तो कई बार आप लोगों से मतलब जनरली जिनका क्वेश्चन आता है ना, वो ब्रीफिंग करने वाला, उनसे सवाल ऐसा पूछ देता है, अच्छा तुम लोग को जा रही है ऑडियो वीडियो क्लियर हो रही है फिर नहीं हो रही है? अभी डिस्प्यूट चला हुआ है, मराठा रिजर्वेशन जाट रिजर्वेशन कभी खत्म। हाँ दैट्स ट्रू। आपको जब डीपीएसपी समझ में आएगा ना, हाँ हर्षद बोलिए, आपको जब डीपीएसपी समझ में आएगा ना, तो मैम आप मेकअप कहाँ से करती हैं, गर्लफ्रेंड को भी कराना है? क्या बकवास करते हो तुम लोग कभी कभी। चलो अभी देखो, तुम लोग जब धीरे धीरे से पढ़ते जाओगे ना, वरदान जैसे तुमने कहा था, देखो रिजर्वेशन का जो मुद्दा है ये हमेशा उठता आया है, ठीक है। मैं आपको तुमको आगे एक और पढ़ाऊंगी, डीपीएसपी बहुत ज्यादा विवाद में रहता है। डीपीएसपी शुक्र मनाओ या फिर कहो कि बदकिस्मती है कि ये जो है जस्टिसेबल नहीं होता है कोर्ट में, और कोर्ट ने भी ये कहा है कि हम सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, फंडामेंटल राइट्स को देंगे सबसे पहले प्रेफरेंस। वरना एक आगे जो एक आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है, जैसे ही मैं वो आर्टिकल तुमको बताऊंगी, जो तुम कहोगे कि तेलुगु और हिंदू वाला तुमको मामला याद आ जाएगा। जो तेलुगु और हिंदू का जो मामला हुआ था कि भाषा सारी जगह में हिंदी को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, तो ये कहा गया था कि प्राइमरी डीपीएसपी में दिया हुआ है और हर जगह में ये मेंशन आउट है कि प्राइमरी आपके वहाँ का भाषा जो है, जहाँ भी आपकी मदर टंग है उसकी भाषा पहले कराई जाती है। उसमें किस तरीके से अमेंडमेंट लाए गए थे और सरकार किस तरीके से और चाह रही है और लॉ किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो ना एक एक आर्टिकल्स के बारे में अगर आपको जानकारी हो जा रही है तो तुमने बाजी मार ली है फिर। अरे हर्षित मैम दी को देखूंगी। अरे राहुल चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये देखो आर्टिकल 39 क्या कहता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम लोग क्या होगे, डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो। जैसे यहाँ पे अब मैं एक चीज और तुमको बताती हूँ, तुम यहाँ पे एक वर्ड दिख रहे हो जस्टिस का, यहाँ पे कह रहा है कि प्रमोट लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के हित के लिए। मतलब मेरे को जो भी करना है ना, डीपीएसपी का मेन मुद्दा है कि लोगों के हित के लिए करें। मतलब तुम जो भी सरकार जो भी लॉ पास करेगी, सरकार जो भी काम करेगी वो लोगों के हित के लिए करनी होगी। तो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है जस्टिस। अब जस्टिस से तुम लोग को याद आ रहा होगा, जिन जिन लोगों ने मेरी पहली क्लास अटेंड करी है, मैंने बताया था प्रेम्बल जब मैं पढ़ाया था, मैंने आईटी स्पेशल क्लास पे, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जस्टिस शब्द जो है ये मेनली कहाँ से लिया गया था, रशियन रेवोल्यूशन से निकला था। जस्टिस जो शब्द है, ये जस्टिस जो तुम लोग देख रहे हो, लेट मी राइट हियर, ये शब्द आया कहाँ से था, ये शब्द आया था रशियन रिवॉल्यूशन से आया था जस्टिस, एंड दिस इज व्हाट पैरामाउंट। जस्टिस इज व्हाट, जस्टिस इज पैरामाउंट। जब भी ये सवाल बनता है डीपीएसपी में कि जस्टिस जो वहां पे शब्द है, उस शब्द को निकाला कहाँ से गया था सबसे पहली बार, और अगर हम जस्टिस पे अगर डिबेट करने आएंगे कि जस्टिस किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे इसमें, जस्टिस पैरामाउंट है सबसे पहली चीज। कनेक्ट कर पा रहे हो प्रेम्बल से, डीपीएसपी से, फिर फंडामेंटल राइट से कनेक्ट कर पा रहे हो उस चीजों को। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 39 में बढ़ते हैं, सिक्योर सिटीजन के बारे में। देखो राइट टू एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन। ये कहा गया, सबसे पहले कहा गया कि सबको जो है एडिक्वेट मीन्स जिंदगी जीने के लिए, पर डे जीने के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, हर किसी को बराबरी में दर्जा मिलना चाहिए।
ये नहीं कि किसी को ज़्यादा दे रहे हैं किसी को कम दे रहे हैं, कहीं भी ये अमीर और गरीब का जो भेदभाव होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और कही गई, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, जो कि बहुत डिस्प्यूटेड मामला है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट लॉ में अगर पढ़ोगे तो। खैर, कहा यह गया कि अगर औरत और मर्द दोनों काम करते हैं और अगर दोनों बराबर वक्त काम करते हैं तो दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए। अच्छा, किस इस बात से जो है अग्री करते हैं? घरों में आपकी जो माँ है बहुत काम करती है। वर्क लाइफ में तो ऑब्वियसली होता ही है, थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत चलता है, आजकल ठीक हो रहा है लेकिन होता ही है। लेकिन घरों में भी तुम देखते हो माँ कितना काम करती है। मतलब पापा की अगर जॉब है, मानते हैं कि पापा लोग जो है वो भी बाहर जाते हैं काम करके आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है 3-4 या चलो 6 घंटे 7 घंटे काम करके आए, लेकिन तुम्हारी माँ जो है वो 24 घंटे काम में लगी रहती है, तुम्हारे उठने तक सबके सोने तक। खाना सबसे लास्ट में उनका होता है, कभी उनकी प्लेट देखी है? वो सबकी प्लेटें देख लेती हैं कि किसकी रोटियां किस तक पहुंची है लेकिन कभी तुम लोगों ने सोचा है कि उनकी प्लेट में देख लें कि आज जो है कल से कम खाना खा रही हैं, क्या हो गया है, कोई भूख की दवा लानी पड़ेगी क्या? थोड़ा ध्यान दो समझ में आएगा चीज़ें कि यहाँ पे ये जो इक्वालिटी की बात होती है, 4 जन बस दुनिया में 4 औरतें आगे बढ़ जाने से ऐसा नहीं है कि सारी औरतें जो है वो आगे बढ़ चुकी हैं। 4 जन का फेमिनिज्म का झंडा लेने से ये नहीं बनता, और फेमिनिज्म बोल के वैसा कोई चीज़ नहीं होता है। इक्वालिटी की बात नहीं, सब अपनी अपनी जगह पे हैं, सारे के सारे लोग अपनी अपनी जगह पे, कोई फेमिनिज्म वाला मुद्दा है ही नहीं। असल में जिनको पहुंचना चाहिए चीज़ उनको पहुंच नहीं पाता है, और बाकी की ड्रामेबाजी जो होती है वो बाकी जगह में चल रही होती है। फेमिनिज्म बाकी जहाँ पे रूरल एरियाज में, जहाँ पे घरों में जाके जागरूकता फैलानी चाहिए औरतों के लिए स्पेशली, वहाँ पे होता ही नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, preservation of the health and strength of worker and children against forcible abuse। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखो यहाँ पे कहा है कि प्रिजर्वेशन करने के लिए, हेल्थ के लिए और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर के लिए, एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा, बच्चों को एक हेल्दी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। मैं सारी चीज़ जो आप लोग को हिंदी में समझा दे रही हूँ, बाकी जो पीपीटी है वो आगे हिंदी में भी है, ठीक है, डोंट वरी। आपको एक्टिव बनना चाहिए था। अच्छा हाँ ठीक है, पक्का। हाँ चलो, आर्टिकल 39A के बारे में बात करते हैं। इसको पढ़ना और समझने की कोशिश करना। ये भी बहुत डिस्प्यूट में रहा था ये आर्टिकल 39। तुम्हें पता ना, केस करने वाले जितने भी जब भी केस होते हैं तो एक एक आर्टिकल को लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए रहते हैं, तभी जाके केस हो पाते हैं। आर्टिकल 39A जो है, यहाँ पे बात होती है प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू दी पुअर। यहाँ पे मेन चीज क्या है, मुद्दा है इक्वल जस्टिस। देखो, जिनके पास बहुत अच्छे से दिमाग होगा, सोचने की क्षमता होगी, वो इस पर कर पाएंगे। हेलो हेलो एवरीवन। यहाँ पे देखो, फ्री लीगल एड। आप जब कोर्ट पहुंचते हो, ऐसा नहीं कि किसी के साथ जो है सबके साथ अन्याय होता है, और लोगों को क्या है पता है, लोग देखते हैं ना कि अरे इसके बैक सपोर्ट में कोई नहीं है, अच्छा इसके पास ये कुछ नहीं कर सकता है, तो लोग क्या करते हैं, कुचल के आगे बढ़ जाएंगे बेटा, पता है इस दुनिया में। और यहाँ सब के सब अपने मतलब के लिए रहते हैं, A to Z एवरीवन। अब जब कोर्ट में आते हैं, चाहे हाई कोर्ट आए, लोअर कोर्ट आए, चाहे सुप्रीम कोर्ट आए, मतलब लोअर कोर्ट में तो चले तो वकील ऐसे करते हैं ना कि उनकी कपड़े उतरवा के रख लें। लोअर कोर्ट में वकील ऐसे लालचपन करते हैं वो लोग, और सोचते तक नहीं है कि सामने वाला जो है उसके पास पैसे हैं कि नहीं पे करने के लिए। किसी का बेटा मर गया है, किसी का वहाँ मर्डर हो गया है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली इन लोग के लिए देखना सबके लिए। अब यहाँ पे आर्टिकल 39A में ये कहा गया कि हर किसी को, देखो बड़े लोग जो है वो क्या करेंगे, अच्छे फीस रख के लॉयर रख लेंगे, पैसे देके अच्छे लॉयर रख लेंगे, एडवोकेट जो है वो रख लेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग गरीब है, जिनके पास जो कि फाइनेंशियली वीक है, तो उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना ये किसका बनता है, ये सरकार का है। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, सरकार की बनती है। ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये नोटिस करना है। जिम्मेदारी यहाँ पे कोर्ट की भी इक्वली आ रही है कि दोनों पार्टी को इक्वल जस्टिस मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं ये चीज, आई डोंट थिंक सो कब जाके सही हो पाएगी। अब तो ऐसा लगता है कि कलयुग जो है इतना ज्यादा भर चुका है, कलयुग की क्या ही कहा जाए। ठीक है,
अब देखिए आर्टिकल 39 है, इस पर भी केस हुआ था, इसलिए मैं कह रही हूँ उसको याद रखना। मैं केस स्टडी के बारे में आगे चल के सारे बताऊंगी। आज हम साइलेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आगे चल के हमने क्या करना है, एक एक टॉपिक को लेके हमने एक एक आर्टिकल को पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। और एक चीज़ मेरे ध्यान से सुनना, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ अब मैं एक दिन टेस्ट डालूंगी, सच बता रही हूँ, मैंने मॉक टेस्ट देना है एक दिन। इतनी मेहनत से जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, अगर तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया, सच बता रही हूँ, थप्पड़ खाओगे। तुम लोग को आइडिया नहीं है मैं किस कंडीशन में बैठ के यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो कुछ बच्चे कहेंगे अरे मैम तो आपकी गलती है ना, आप कहीं भी बाहर हो तो आपकी गलती है ना। तो देखो यहाँ पे कह रहे मेरा काम इधर भी है, मेरा काम इधर भी है। मैं एक काम की दूसरा काम नहीं कर देती हूँ। मैं ये थोड़ी कहूँगी मैं बाहर आई तो बच्चों को पढ़ाऊंगी नहीं। आदमी कैसे भी अपॉर्चुनिटी निकालता है, और अपॉर्चुनिटी निकाल के तुम लोग के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं कल के मोटिवेशन के लिए, कल सुबह के मोटिवेशन के लिए। अभी उसमें बड़े सिनारियोज हो रहे हैं, मतलब 5 बार 6 बार रिकॉर्ड कर चुकी। फ़ैन की आवाज़ ना आए, और यहाँ पे एसी नहीं है, इस वजह से मैं फ़ैन बंद करके पढ़ा रही हूँ, तुम लोगों को पता है। और यहाँ पे भयंकर गर्म हो रखी है, मतलब ह्यूमिडिटी होती है ना, गंदी वाली जो ह्यूमिडिटी समुद्र के किनारे वाली, वैसी वाली। आज के टाइम पे देखो बेटा, आज के टाइम पे होता यही है। तो मैंने डीपीएस के बारे में पढ़ा रही हूँ, डीपीएसपी के बारे में, फंडामेंटलाइज के बारे में। आज के टाइम पे लगता ऐसा है कि कहता ना कि या तो जो लोग बेवकूफ़ बना पाते हैं अच्छे तरीके से कि देखो, या तो फिर जिनके पास अच्छे पैसे हैं तो बस उनका बोलबाला है, चाहे आप कोर्ट चले जाओ, किसी मुद्दे में चले जाओ। इसलिए ये कहा गया है, कुछ चीज़ें हैं जो कि संविधान में हमारी डाली गई हैं, इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना, कि सबको क्या हो, इक्वल जस्टिस मिल सके। खैर इस पर बड़ा बवाल इसलिए हुआ था, 39A पे इसलिए बवाल हुआ था कि कहा गया था कुछ लोग को स्पेशल स्टेटस क्यों प्रोवाइडेड है जस्टिस के मामले में भी। उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। अब आते हैं आर्टिकल 41 पे। देखो आर्टिकल 41 कहता है कि इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसएबलमेंट, सिक्योर सिटीजन राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस मिलने का अधिकार है। अगर वो बेरोजगार हैं, अगर उनका जो उम्र है, ओल्ड एज हो गया है, बीमारी हो गई है, या किसी तरीके की उनमें अक्षमता आ जाती है, तो उनके पास कुछ राइट्स हैं जो उनको मिलने ज़रूरी हैं। लेकिन देखो कितनी अजीबोगरीब बात है कि ये राइट्स जो है जस्टिसेबल ही नहीं है, बट दे आर बाइंडिंग। लेकिन कब होंगे बाइंडिंग बेटा? 5 साल बाद जब इलेक्शन होगा, उस वक्त के टाइम पे। चलिए अब देखिए आर्टिकल 42 में कहता है मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात किया जा रहा है कि थोड़ा सा ह्यूमन कंडीशन, वर्क लाइफ को, वर्क कल्चर को कुछ ऐसा बनाए कि थोड़ी इंसानियत रह जाए अंदर में, थोड़ी इंसानियत भरी चीज़ें हमारे अंदर रह जाए, और मैटरनिटी रिलीफ जो होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाए औरतों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 43 क्या कहता है। आर्टिकल 43 कहता है कि सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। ये कहा गया है कि सबके लिए लिविंग वेज के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड रखो, एक पर कैपिटा इनकम जो है ना वो सही रखो। ये नहीं कि काम करा लिए किसी दम भर भर के और कहते हैं बेटा 10 रुपये रख लो, तुम्हारा तो काम इसी में हो जाएगा। अच्छा तुम्हारे और क्या ही खर्चा होगा तुम्हारा, तुम तो 10-20 रुपये में तुम्हारा काम चल जाएगा। नहीं, एक प्रॉपर लिविंग वेज होना चाहिए, जिसमें उसकी 2 वक्त की जो रोटी है वो फुलफिल हो जाए, सही तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, कल्चर होनी चाहिए, और ये सब कुछ बिना किसी भेदभाव का होना चाहिए। वो चाचा का लड़का है कि वो मामा का लड़का है। हाँ चौधरी साहब पॉलिटी की पूरी कोर्स करा रहे हैं हम। आर्टिकल 43 ये क्या कहता है? ये कहता है कि टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज and raise the level of nutrition and the standard of living of the people to improve public health। बच्चा जो है कुपोषित ना रहे, लोगों तक, इसका सीधा मतलब है कि लोगों तक सही तरीके, सरकार का ये फर्ज बनता। आप कहोगे कि मैम हर चीज फिर सरकार पे क्यों आती है? अरे मुकुल पूछ रहा हूँ, फिर कहोगे कि हर चीज सरकार पे क्यों आती है मैम? तो बेटा एक बात बताओ, जब तुम क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बनते हो तो तुम कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, सब इस पर डिपेंड करता है। आज अगर मैं यहाँ पे हार मान जाती हूँ ना, अगर आज मैं यहाँ पे डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं जो वाकई में जेन्युइनली मुझे मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, कहेंगे अरे यार जब मैम हार मान सकती तो हम भी तो हार मान जाएंगे।
हमारे पास क्या होता है, लोग डिफेम कर रहे होते तो हम क्या कहते हैं, अरे देखो मोदी जी को भी इतने लोग डिफेम करते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? तो हम एक इंसान है जो दूसरे को देख के डेवलप करते हैं, हमारे अंदर हिम्मत आती है, सामने वाले को देख के हमारे अंदर हिम्मत आती है काम करने की, खड़े रहने की। हाँ, कुछ में इनबिल्ड है, लेकिन ऐसा हर किसी के पास वक्त आता है जब वो इंसान कमजोर पड़ता है। एक वही वक्त होता है जब आपके पास ये ऑप्शन होता है कि या तो हार मान जाए, या एक, तुम्हें मैं एक बात लिख के दे रही हूँ, हर सफल इंसान के पास, या फिर जो सफलता की राह में जो बच्चे हैं उनके पास एक ना एक वक्त ऐसा आता है ना बेटा, कि जब ऐसा लगता है कि अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अब अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पीडीएफ जो है फॉर श्योर आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। वही वक्त होता है जब आपको वापस नहीं पीछे मुड़ना होता है, वही वक्त होता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि नहीं मेरे को आगे बढ़ना है, नहीं मेरे को इसको काम को अंजाम देना ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 43 ये क्या कह रहा है कि टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, आर्टिकल 47 कह रहा है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। ऐसा नहीं तो सरकार का फर्ज बनता है कि भैया देखिए कि लोगों में जो गरीबी पहुंच रही है तो हम उन पे कैसे उनको फ्री, जैसे कहते हैं ना राशन कार्ड बनाया जाता था पहले, बीपीएल कार्ड बनाया जाता था, क्यों? ताकि लोगों तक कहते हैं ना 1 रुपए में चावल। अच्छा आज देखो मैं बता रही हूँ, मैं कोई खास सपोर्टर नहीं रही थी साउथ में, मैं सच बता रही हूँ, या किसी भी, मैं किसी भी पार्टी में मैं बात कर रही हूँ साउथ के बारे में। लेकिन अगर तुम देखोगे अम्मा लोग कहते थे अगर उनका देखोगे अपने स्टेट के प्रति अगर चीज़ देखोगे तो कहोगे यार कि 1 रुपए में चावल वो भरपेट खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है, लोग क्यों ना मानेंगे? सबसे बड़ी ना बेटा चीज़ यहाँ पे पेट होती है, समझ रहे हो सिनेरियो। अब तुमको बंगाल का सिनेरियो बताती हूँ यार, देखो आई वॉज नेवर फैन ऑफ, मतलब मैं कभी भी दीदी की फैन नहीं रही थी, लेकिन सीरियसली जिस तरीके से ये लेडी अपने स्टेट के लिए काम कर रही है दैट इज़ रियली कमेंडेबल। मेरा हमेशा कॉलेज टाइम में मेरा हमेशा झगड़ा होता था क्योंकि मैं बिल्कुल अपोजिट पार्टी को सपोर्ट करती थी और लोग यहाँ वाले सपोर्ट करते थे, तो मेरे को कहते थे मेरे क्या ही हो गया, क्या ही हो गया, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये जो काम ये कर रही है, तुम्हें पता है लॉकडाउन जिस तरीके से वैक्सीन प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिस तरीके से, अरे मतलब क्या है ना, जितने रोड साइड जो बैठते हैं ना, जितने बेगर्स बैठते हैं, जो लोग भीख मांगते हैं ना, उनको भी उठा उठा के जबरदस्ती वैक्सीन दे रही है, पता है। फर्स्ट डोज सेकंड डोज जितना आ रहा है जल्दी जल्दी सबको फ्री में, कह रही है कि एक नंबर दे रही है, कह रही है उस पर हाई लिख के भेजो और हम तुमको वैक्सीन का स्लॉट दे देंगे। जबरदस्त तरीके से वैक्सीन दिए जा रही है, जबकि सरकार यहाँ पे सेंटर की तरफ से यहाँ पे थोड़ी कम वैक्सीन आ रही थी। खैर ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं, लेकिन हाँ वैक्सीन देना, फिर धीरे धीरे थोड़ा रिलीफ करना कि इतने बजे से इतने बजे तक ये खुला रहेगा ताकि इकोनॉमी जो है वो भी बंद ना हो जाए। तो इस तरीके सोचने में अच्छा लगता है कि लॉकडाउन है, कोरोना है, लॉकडाउन है, सब अच्छा है, लेकिन बेटा हालत भी बहुत भयंकर खराब हो जाती है। तो क्या कहते हैं ना, वही चीज़ है कि सरकार का फर्ज बनता है ये चीज़ देखना, उनके बच्चे की तरह होती है, उनकी जो प्रजा, जैसे राजा का होता था ना, राजा की जो प्रजा होती थी बच्चों की तरह। तो ये आर्टिकल 47 जो है कुछ ऐसा ही कहता है कि अपनी प्रजा का, अपने लोगों का ध्यान रखो, कि उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के बारे में ध्यान रखो कि क्या उनके पास एक वाकई एक अमाउंट जा पा रहा है, उनका पब्लिक हेल्थ लोगों का सही है या फिर नहीं है, उनका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है क्या सबके पास सही तरीके से खाना पहुंच पा रहा है। कहते हैं ना केरोसिन ऑयल देते हैं, उसमें दाल देते हैं सस्ते दामों पे, चावल देते हैं, ये चीज़ इंश्योर करना कि हमारे यहाँ शहर में कितने लोग हैं, गांव में कितने लोग हैं, उसके हिसाब से वहां पे सप्लाई पहुंचाना, ये चीज़ मेंटेन करना। हाँ डेली वर्कर्स सबसे ज़्यादा हुए। अब देखो गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कि प्रिंसिपल जो है गांधीयन आइडियोलॉजी पे है, जो कि रिप्रेजेंट करती है प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के दौरान पे गांधी जी के द्वारा जितनी भी चीज़ें जो कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व किया था, गांधीवादी विचारधारा पे आधारित है पूरी की पूरी। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी इसको हम डिटेल में अगली क्लास में समझेंगे। अभी हमें क्या करते हैं, थोड़ा सा सामने से हम इसको देख के समझ जाते हैं। गांधीयन में क्या हुआ था, विलेज पंचायत के बारे में बात करी गई थी, क्या नेसेसरी पावर है जो देनी चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में कहा ना मैंने, गांधीवादी चीज़ों के बारे में बात करी गई थी, वॉलंटरी फॉर्मेशन के बारे में, एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC ST और जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनके लिए।
ठीक है। अब देखो लिबरल वाला जो मुद्दा है ये खैर बहुत चेंज होता रहा है। डीपीएसपी उस वक्त के टाइम पे जो डेफिनेशन था लिबरल और इंटेलेक्चुअल का, उस टाइम पे आज के टाइम पे थोड़ा उसका जो क्या कह सकते हैं डेफिनेशन जो है वो अलग है, और वो क्या है, डिफरेंट है। सब बताऊंगी तुम्हें पता है 44-45 से सब बताऊंगी क्यों नहीं बनाया गया, कैसे हुआ। आज का साइलेंट फीचर है तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार बस सामने से देख ले रहे हैं। कल वाली क्लास में जैसा कि आप लोग देख पाओगे मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा है ताकि हम उसको एक एक करके समझते हुए जाएंगे, क्लियर एंड कट। कल को अगर मन कर गया तुम्हारा यूपीएससी देने का तो मेरा धन्यवाद कर लेना ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल है जो कि आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करता है, लिबरलिज्म वाली जो विचारधारा है, उदारवाद जो विचारधारा है उसको करते हैं। यहाँ पे देखो आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 48 ये किसके अंडर पड़ जाते हैं, ये पड़ जाता है तुम्हारा लिबरलिज्म के अंदर पड़ जाता है। यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, चाइल्डहुड में कितनी केयर होनी चाहिए, कंप्लीट एज ऑफ 6 ईयर्स। अच्छा एक बात बताना, एक लॉ पास किया गया था अभी हाल में ही, कहा जा रहा था कि लड़कियों की जो एज है शादी के लिए उसको बढ़ाया जा रहा था। क्या विचार है आप लोगों के उस पर? अच्छा कल भी एक वीडियो आ रही है, 2-3 वीडियो कल मैंने बनाई है, बाकी जितनी भी और है उसके बारे में हमने बात करना है क्यों ऐड किए गए थे। और मैंने इस डीपीएसपी की सीरीज में मैंने बहुत सारे केस स्टडी जो है इंक्लूड करे हैं, क्योंकि डीपीएसपी में बहुत सारे केसेस हुए थे बेटा। इसको इन्फोर्सेबल बनाने के लिए, इसको एक जस्टिसेबल राइट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो सीरीज है हमारा थोड़ा सा 2-3 दिन का सीरीज चलेगा, थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। कल मैं आप लोग के लिए जो एक वीडियो लेके आ रही हूँ उस वीडियो में है कि एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में, कि क्या किसी का रिलीजन चेंज कराना या किसी का रिलीजन चेंज होना क्या एक क्राइम है, क्या आप हिंदू से मुस्लिम बनते हैं या मुस्लिम से हिंदू बनते हैं, क्योंकि स्पेशली यही 2 सेक्ट है जो काफ़ी चर्चे में रहते हैं, तो क्या वो गैर कानूनी है। तो हम जानेंगे एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में। उसके साथ ही पुलिस के टॉर्चर पे, जैसे तमिलनाडु में भी एक केस हुआ था और आंध्रा में भी एक केस हुआ था। सिंघम मूवीज तुम लोग देखते हो, बहुत सारी ऐसी मूवीज है तुम लोग देखते हो, और क्या कह रहे हो, नहीं बढ़ानी चाहिए, अच्छा नहीं बढ़ानी चाहिए लड़कियों की एज, ओके अरे अच्छा तो है, मैं तो कहती हूँ कर दो, मतलब अच्छे खासे कर दो, 26-27 कर दो लड़कियों की एज, वरना लोग ऐसे ही प्रेशर देना शुरू कर देते हैं लड़कियों को। तो कह रही हूँ फिर कि देखो, तो पुलिस के टॉर्चर में अगर कस्टडी में मौत होती है तो क्या ये वाकई में कॉमन है कस्टडी में मौत होना? पुलिस के टॉर्चर से पुलिस ने उठाया, तुम्हें जेल में पुलिस लेके गई और उसके बाद खबर आती कि पुलिस के टॉर्चर से 3rd डिग्री से मौत हो गई। मूवीज में तुम लोग को बड़ा अच्छा लगता होगा देख के, लेकिन अगर रियलिटी में देखोगे तो तुम्हारे पास क्या क्या ऐसी चीजें हैं, हथियार हैं हाथ में, उन चीजों से बचने के लिए, ठीक है। तो कल हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, और एक स्टूडेंट ने मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट करा था कि मैम पीएम केयर फंड जो है वो आरटीआई में आता क्यों नहीं है, तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनानी कि पीएम केयर फंड जो है वो आरटीआई में क्यों नहीं आता है, ठीक है। ये 3 वीडियो जो है कल आपके लिए लाई जा रही है, तो मिलते हैं कल उन तीनों वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अच्छा, जितने बच्चे यहाँ पे साथ बना के थे और एक साथ थे, बहुत अच्छा लगा। आप लोग तो देख के सपोर्ट कर रहे थे, साथ में बने हुए थे, पढ़ाई कर रहे थे साथ में बैठ के, क्योंकि जितनी मेहनत मैं करती हूँ मैं उतना समझ सकती हूँ, उतनी मेहनत आप भी करते हैं। आपका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है पढ़ाई का, बहुत ज़्यादा प्रेशर है सिलेक्शन लेने का, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर है हर एक चीज़ों का। तो क्या करना है, बस पढ़ना है, रूटीन बनाना है, और ध्यान से जितने भी आपके टफ सब्जेक्ट हैं बेटा उस पर रोज़ 2 से 3 घंटे दो, एटलीस्ट 2 घंटे तो मिनिमम देने होंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपके टफ सब्जेक्ट हैं उसके लिए, ठीक है। अरे अवतार चलो, तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अच्छा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों तक, क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं है कि 3 बजे जो है वापस से मेरी क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो बहुत बच्चे टेक्स्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि मैम आपकी क्लास कहाँ पे हो रही है, शौर्य पे हो रही है, स्क्वाड पे हो रही है, कि आईडी पे हो रही है, मैम क्लास कहाँ पे ले रही हैं, आपने यूट्यूब चैनल बना लिया है क्या? लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं, तो उनको बता दीजिए कि जो क्लास है वो अभी 3 बजे चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।